हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आप लोगों को पता है कि 12वीं क्लास जो है +2 जो है उसके हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट और फोर्स और टॉर्क जो डाइपोल पे लगता है, विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण और उस पर बल और बल आघूर्ण, इसकी हमने पूरी स्टडी की थी। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था। अब देखिए, मैंने जो लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 आपको 3 करवाए हैं, उन तीनों लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए। तो वो जो न्यूमेरिकल दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने उसके मेरे को सॉल्व करके वो भेजे भी हैं क्वेश्चन के आंसर, और आज मैं उनको डिस्कस भी करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो तीनों लेक्चर में न्यूमेरिकल जो है उनकी बात करेंगे। पहले 4 लेक्चर जो बनाए थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, स्थिर वैद्युतिकी पहला चैप्टर, उसके पहले 4 लेक्चर जो थे उनके जो न्यूमेरिकल थे वो मैं सभी लेक्चर्स जैसे जैसे आगे आते गए वो बताता गया था। जैसे पहले में जो न्यूमेरिकल दिए वो दूसरे में बता दिए आंसर, जो दूसरे में दिए तीसरे में, जो चौथे में दिए उसके 5वें में। लेकिन 5वें, छठे, 7वें का इकट्ठा वीडियो बनाने का बच्चों ने कहा था कि सर आप इकट्ठा वीडियो बना दिया करें पूरा 3 लेक्चर का, ताकि हमें सोचने का टाइम मिल जाए। तो ये बेटर लगा मेरे को। देखिए, लेक्चर नंबर 5 में मैंने क्वेश्चन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था देखिए, मैंने उस समय भी आपको बताया था, समझ लेते हैं। 4 आवेश थे, +Q -Q, 4 चार्जेस थे, 4 आवेश थे। वो किसी ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखे थे, ए बी सी डी कोनों के नाम हैं, ये आपको मान लेने अपनी मर्जी से। और वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई थी वर्ग के केंद्र पर। समझ आ गई होगी बात क्वेश्चन की। तो यानी कि ये जो वर्ग बना हुआ है, मैंने आपको उस टाइम भी बना के दिखाया था। हम इसको इस तरीके से अजम्पशन इसकी कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, देखिए एक वर्ग बना हुआ है, जो मैंने इसका घेरा मैंने अभी बना दिया। देखिए, ए और बी के ऊपर मैंने +Q रख दिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ +Q और +Q रख दिया। सारी साइड देखिए, ये दूरी ए, ये भी ए दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है। सारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी और डी पे -Q चार्ज रखा है, ए और बी पे सी और डी पे -Q आवेश रखा हुआ है, और ए और बी के ऊपर क्या रखा हुआ है, +Q आवेश हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी की सारी जो भुजाएं हैं, क्योंकि वर्ग हैं और वर्ग की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, सारी भुजाएं क्या हैं, ए, चारों भुजाएं क्या हैं, ए हैं। अब देखिए, मुझसे क्या पूछा गया है कि इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सभी आवेशों की वजह से इसका जो केंद्र है, जो बिल्कुल सेंटर है बीच में, अब ये ए बी सी डी थे तो सेंटर को मैंने ई पॉइंट दे दिया। जो इसका बिल्कुल सेंटर है, अगर मैं थोड़ा जूम करके बताऊं, ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उन्होंने पूछी है। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, +Q के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार की ओर होती है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश कैसा होता है आपको पता है, परीक्षण आवेश होता है प्लस का Q0। अब प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, और जो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो +Q0 आवेश की दिशा होती है। +Q इसको दूर धकेलेगा, इसलिए ये बाहर की ओर हो जाती है +Q के लिए। इसी तरीके से जब -Q आवेश रखोगे तो -Q आवेश क्या करेगा, Q0 आवेश प्लस होता है माइनस होता है, इसको अंदर खींचेगा। इसीलिए -Q के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। इसका मतलब -Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, -Q की ओर होगा, और +Q के लिए बाहर की ओर होगा। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। तो ज़रा बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। देखिए, अब बिल्कुल केंद्र है। अब देखिए, ये पूरा घेरा कितना होता है आपको पता है, 360 डिग्री का होता है। उसको कितने हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पे देखिए 4 हिस्सों में बंट गया। तो 4 का कर दीजिए डिवाइड, सारे कोण कितने कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री के हो गए। समझ गए हो बात? यानी कि ये सारे कोण क्या हो गए, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, क्योंकि टोटल ये 360 डिग्री का घेरा 4 हिस्सों में बट गया है। इसीलिए मैंने ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई? अब देखिए, समझिए, अब ये जो +Q है,
इसके लिए क्या होगी डायरेक्शन बाहर की ओर। तो ये E1 देखिए बाहर की ओर बना हुआ है, E1 क्या बना हुआ है, बाहर की ओर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इस प्लस क्यू के लिए भी डायरेक्शन क्या होगी बाहर की ओर। तो देखिए E3 इसके लिए ये भी बाहर की ओर है, यानी कि दोनों प्लस क्यू आवेशों से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है। और कितनी कितनी है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे देखनी है तो इस पॉइंट की और देखेंगे, इस पॉइंट की और देखेंगे, कितनी कितनी है E1 और E3, ये इस तरीके से है। अब ये देखिए ऊपर चलते हैं, अब थोड़ा सा ग्रीन कलर वाले मार्कर पे ध्यान देना, माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। अब देखिए माइनस के लिए अंदर की ओर होते हैं, तो ये देखिए ये अंदर की ओर E2 अंदर की ओर है। इसी तरीके से यहाँ माइनस के लिए अंदर की ओर वो क्या है E4। तो ये चारों मेरे पास हो गए, चार प्रकार के चार्ज हैं, चार ही प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, E1 E2 E3 E4। प्लस क्यू के लिए बाहर की ओर E1, प्लस क्यू के लिए बाहर की ओर E3, माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर E2, माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर E4। अब देखिए जो जो एक एक लाइन पर आ रहे हैं, जो एक एक रेखा पर आ रहे हैं, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, उनको सदिशों को जोड़ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये E1 और ये E2 एक ही रेखा के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर है। और उस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, उस एक ही लाइन पे दो वेक्टर हैं, एक E1 है और एक क्या है E2। तो ये दोनों जब होंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट निकालते हो क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, यही होता है ना जब रिजल्टेंट निकालते हो। और उसका क्या होता है रिजल्टेंट में, E1 E2 कॉस थीटा का होता है अंडर रूट, है ना। अब देखिए अब ये दोनों समांतर हैं, और समांतर होते हैं तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू 1, यानी कि E1 प्लस E2 की होल स्क्वायर, E1 प्लस E2 की होल स्क्वायर इस हाफ से कट जाएगी, तो E क्या बचेगा E1 प्लस E2। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखो एक लाइन पे हैं दोनों E1 और E2, इसीलिए E सीधा ही ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास E की वैल्यू मिल जाएगी E1 प्लस E2 करके। तो देखिए मैंने वही निकाली हुई है। अब देखिए अब ये भी पता होना चाहिए, अब E1 और E2 कितना होगा, ये तो पता चल गया कि E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस लाइन पे जो आएगा, यानी कि इस लाइन पे क्या आ जाएगा, जो पहली लाइन है उस पर आपको क्लियर होगा कि E1 और E2 जुड़ के E बनाएंगे, और वो हो जाएगा E1 प्लस E2। सिमिलरली जो ये वाली लाइन है इस पे E3 प्लस E4 मिलके E बनाएंगे, उसको मैं E डैश कह दूंगा, E3 प्लस E4 है ना, वो E डैश कह दूंगा। अब E की दिशा क्या है, ये है, E डैश की दिशा क्या है, ये है, E डैश की दिशा ये है, E की दिशा ये है। दोनों में कोण कितना है, अब मैंने अभी पहले ही बता दिया, ये है एंगल, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। E और E डैश में कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। E डैश है E3 प्लस E4, E है E1 प्लस E2, दोनों इस तरीके से हैं, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। इसका मतलब एक तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाओ कि ये E हो गया जो E1 और E2 का सम है, ये क्या हो गया E डैश जो E3 और E4 का सम है, दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, E स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 ज़ीरो होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो क्लियर सी बात होगी, मैं यहाँ इस टर्म को मैं छोड़ दूंगा, इतना ही बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E डैश E स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको वहाँ क्या करना है, इनकी वैल्यू रख के अंडर रूट निकाल लेना है। तो दोस्तों इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको E1 E2 E3 E4 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, क्योंकि E निकालोगे E1 प्लस E2, तो उसके लिए E1 E2 पता होना चाहिए। पहली बात बता दूं, ये चारों वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, डायरेक्शन भले ही चारों की अलग अलग हैं, लेकिन चारों वैल्यूज़ एक ही जैसी होगी। क्यों, क्योंकि वैल्यू किससे दी जाती है, अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे देखना विद्युत क्षेत्र, तो आपको पता है ये दूरी देखनी पड़ती है R, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है KQ/R की स्क्वायर होता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से भी KQ/R स्क्वायर, इसकी वजह से भी KQ/R स्क्वायर, इसकी वजह से भी KQ/R स्क्वायर, और इसकी वजह से भी, चारों की वजह से यहाँ पे सेम वैल्यू होगी KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। अब R निकालना है, R निकालने के लिए आप इस त्रिभुज पे फोकस कीजिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज पे फोकस कीजिए। अब आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 90 डिग्री का बिल्कुल आधा हो जाएगा, ठीक है ना, ये 45 डिग्री हो गया। अब देखिए
ये एंगल 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस पूरी देखिए ए है, तो ये आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी a/2, यानी कि ANE ट्रायंगल लोगे इस तरीके से है ना, ये A, ये N, ये E ट्रायंगल ले लिया, तो आपको यहाँ से बात क्लियर होगी कि ये डिस्टेंस तो a/2 है जो 45 डिग्री के बिल्कुल सामने है, और 45 डिग्री कोण के सामने लंब होगा। ये कितनी है मुझे ज्ञात करनी है, 90 के सामने है तो ये कर्ण है, यानी कि ये तो कर्ण है, AE कर्ण है। आपको निकालना है कर्ण, लंब दिया हुआ है, तो आपको पता है फॉर्मूला लगाओगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो लाल बटे कक्का जब लगाते हो तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, आपको पता है लंब बटे कर्ण तो होता है क्या, साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा ना, कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि मुझे 1 मिनट, मुझे यही निकालना है, कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण यहाँ से निकल जाएगा, लंब a/2 है, कोसेक 45 डिग्री कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री अपने को भी पता है साइन 45 डिग्री का बिल्कुल उल्टा, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ये हो जाएगा √2, और लंब कितना है a/2, लंब a/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए 2 है, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, इसका मतलब √2 इंटू √2 करोगे 1√2 से कैंसिल, तो बच जाएगा a/√2। तो यानी कि ये दूरी कितनी आ गई a/√2, r कितना आ गया a/√2। फॉर्मूला होता है KQ/r², यहाँ a/√2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि फोकस किस चीज़ पे करना है, फोकस ओनली इसी चीज़ पे करना है जो यहाँ पे वैल्यू निकाली जा रही है, उस पे फोकस रखना है कि ये कैसे कैलकुलेट करनी है, चारों की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, बस चारों की डायरेक्शन आपको ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला देखिए ए वाले प्लस क्यू के कारण ई पर तीव्रता, अब ए वाला प्लस क्यू जो है, और ए वाला प्लस क्यू कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला, इसके कारण तीव्रता क्या होगी, इस पॉइंट पे आपको भी दिख रहा है क्या होगी, KQ/AE की होल स्क्वायर, यही होगी ना, AE दूरी है ना, दूरी की स्क्वायर AE की स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है AE की स्क्वायर। फिर कोई पूछेगा आपसे सेकंड पॉइंट कि B की वजह से क्या होगी, B वाले प्लस क्यू की वजह से, तो वो E3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी KQ/, अब देखिए BE की होल स्क्वायर हो जाएगी, इसका निकालोगे CE की होल स्क्वायर हो जाएगी, इसका निकालोगे DE की होल स्क्वायर हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो वही चीज़, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस प्लस क्यू की और इस माइनस क्यू की, इस प्लस क्यू की वजह से ऐसे है और इस माइनस क्यू की वजह से ऐसे है, तो E हो जाएगा E1 + E2 सीधा ऐड हो जाएगा। इसीलिए पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। E1 निकलेगा KQ/AE², E2 निकलेगा KQ/CE², वो माइनस ई की वजह से। E बराबर क्या होता है, E1 एंड E2 दोनों क्या समांतर है, हमने अभी बात की, E1 + E2 हो गया। अब E1 क्या है KQ/AE², और E2 क्या है KQ/CE², है ना, यही चीज़ अपने बताई थी पहले कि KQ बाई ये हो जाएगी AE², KQ/CE²। अब AE और CE बराबर हैं दोनों, ये भी अपने पहले बता चुके हैं, और AE CB चारों बराबर है, और चारों कैसे हैं, ये देखिए ट्रायंगल से, ट्रायंगल AEN अभी जो मैंने बताया, ये देखिए ट्रायंगल अभी समझाया आपको। अब ये भी पता चल गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, ये भी ठीक है, ये दूरी भी a/2 है, ये दूरी भी a/2 है, तो इजीली आपके पास कर्ण आ जाएगा, उसमें कॉस या कोसेक थीटा की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग से मैंने निकाल दी थी बात, देखिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये दूरी कितनी है a/2 आधार है, ये दूरी कितनी है a/2 कर, ये लंब है, और ये कर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि a/2 की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि a/2 की स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट, वैसे भी निकालोगे तो भी देखिए सेम, तो भी इतनी आई थी अब भी इतनी आई है, यानी कि a/2 की स्क्वायर यानी कि a² / 4 प्लस a²/4, ये हो जाएगा 2 गुणा a²/4 यानी कि a²/2, और ये हो जाएगा a/√2। वैसे भी a/√2 आई थी, ऐसे भी a/√2 आई है। अब दोनों की वैल्यूज़ a/√2 है, और क्योंकि ये इक्वल है तो ये डबल हो गया। सी को अगर ए ही लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब है ही एक बात, तो इसका मतलब सी को ए ही लिख दें तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ए की वैल्यू है a/√2, ए की वैल्यू क्या है a/√2, तो इसकी वैल्यू a/√2 लिख दी, ये आ गया। अब ये √2 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा √2 की, क्योंकि स्केयर है √2 की स्केयर ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा 2 √2 की स्केयर KQ/A की स्क्वायर तो है ही।
ए की स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पहला। अब देखिए इसी प्रकार अभी बात की मैंने E3 और E4 समांतर हैं, उनके लिए भी सेम वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये भी पता चल गया कि ई और ई डैश तो 90 डिग्री पर है, तो दोनों का परिणामी क्या आ जाएगा, ई परिणामी लिखा हुआ है ये पैर में, ई परिणामी हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश कॉस 90। और आपको पता है ई और ई डैश दोनों बराबर हैं, अभी हमने देख लिया ई और ई डैश देखिए बिल्कुल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ई को ई डैश लिखो, ई डैश को ई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको भी ई स्क्वायर, इसको भी ई स्क्वायर, इसको भी ई स्क्वायर, ई इसको भी ई, सबको ई लिख दिया। कॉस 90 वैसे ही जीरो हो गया, कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये वाला स्टेप तो ख़त्म, बचा ओनली ये ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर। ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया ई परिणामी, यानी कि 2 ई स्क्वायर, और 2 ई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 ई, क्योंकि ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 ई, तो क्या आ गया ई परिणामी अंडर रूट 2 ई आ गया, ठीक है ना। ई की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, अंडर रूट 2 पड़ा है, ई की वैल्यू यहाँ रख दी। ई की वैल्यू क्या निकाली है, 2 अंडर रूट 2 की होल स्क्वायर के क्यू बटे ए स्क्वायर, वो रख दी, गुणा में अंडर रूट 2 एक और है अपने पास। ये अंडर रूट 2 की होल स्क्वायर जो है, ज़रा देखिए ये वाला स्टेप है, अंडर रूट 2 की होल स्क्वायर 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा के क्यू बटे ए स्क्वायर, और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 गुणा में यानी कि 4 अंडर रूट 2 के क्यू, तो ये देखिए अंडर रूट 2 4 के क्यू आपके पास आ गया, तो ई परिणामी क्या आ गया, 4 अंडर रूट 2 के क्यू बटे ए स्क्वायर आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि यहाँ क्या क्या किए, वैसे आपको समझ आई गई ये बात। देखिए इसकी वजह से जब यहाँ पर ई पॉइंट पे निकालोगे आप, चलो आप अलग से अगर बनाना चाहो तो अलग से बना के इसको समझ सकते हैं अच्छे से। यहाँ बना लेते हैं, देखिए ये कोई है, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू पड़ा है, यहाँ भी प्लस क्यू पड़ा है, यहाँ माइनस क्यू पड़ा है, यहाँ भी माइनस क्यू पड़ा है, और बिल्कुल बीच में जो सेंटर है वहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, ये एक लाइन पे पढ़ते हैं दोनों, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये प्लस क्यू की वजह से इस तरफ E1, माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर E2, तो एक लाइन पे होगी ना ये, इनसे तो निकल जाएगा E1 प्लस E2 सीधा। फिर देखिए इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाओगे तो प्लस क्यू की वजह से इधर E3 और इसकी वजह से अंदर की ओर E4, तो इसके लिए ई डैश आ जाएगा E3 प्लस E4। अब देखिए ये डायरेक्शन तो क्या होगी ई डैश की, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी ई की, तो ई और ई डैश में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ई डैश 2 ई डैश कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो गया, ई डैश इक्वल है, इक्वल कर दिया तो इसका मतलब 2 स्क्वायर अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट जो ई का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि बचेगा अंडर रूट 2 ई परिणामी आपको ये मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ई निकालने के लिए दूरी निकालनी है, और दूरी आपको पता है कौन सी निकालनी है, ये चारों दूरियां एक दूसरे के बराबर है, कोई एक निकाल लो, ये निकाल ली इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल में देखिए ये भी a/2 और ये भी a/2, तो ये आधार और ये लंब, कर्ण निकालना है, क्या आ जाएगा, कर्ण निकालना है, क्या आ जाएगा पता है आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार कितना है a/2 की स्क्वायर a² बटे 4, लंब भी a/2 की स्क्वायर a² बटे 4, पूरे का क्या हो गया अंडर रूट हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 गुणा a² बटे 4, क्योंकि 2 बार आ गया ये, यानी कि a² बटे 2, और a² बटे 2 का अंडर रूट होता है a बटे अंडर रूट 2। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व हो जाता है। ये आपके पास हो गया लेक्चर नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर, वो एक ही क्वेश्चन उसमें मैंने दिया था, अब लेक्चर 6 में कई क्वेश्चन दिए थे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेक्चर 6 का जो क्वेश्चन था, ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी आसान था। कहते एक आवेश Q को दो आवेशों, अब दोनों समान आवेश हैं ये, कैपिटल Q, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल बीच में रख दिया। कैपिटल Q दो आवेश हैं, एक A पे रख दिया, एक B पे रख दिया, दोनों के बीच की दूरी A बना दी मैंने। डायग्राम पे ध्यान दो जो मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ,
एक कैपिटल क्यू ए पे है, एक कैपिटल क्यू बी पे है, दोनों के बीच की दूरी कैपिटल ए है। इनके बिल्कुल बीच में अभी मैं ब्लू कलर से मार्क करूँगा, स्मॉल क्यू रख दिया, जो इससे भी ए बटे दो दूर है, इससे भी ए बटे दो दूर है। तो यानी कि कहने का मतलब डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इतनी बात, फोर्सेस की बात अभी करते हैं, इतना डायग्राम क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, सिद्ध करो कि संतुलन में Q होगा माइनस का Q बटे 4। संतुलन की स्थिति में ये जो स्मॉल q है ये होगा माइनस का कैपिटल Q बटे 4। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको समझिए ज़रा। दोबारा देखिए, यहाँ पे कैपिटल Q आवेश पड़ा है और एक यहाँ पे कैपिटल Q आवेश पड़ा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यानी कि इससे आधा यानी कि a बटे दो दूर, और इससे भी कितनी दूर, a बटे दो दूर, एक छोटा आवेश रख देते हैं स्मॉल q। क्या रख देते हैं, एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं, किसी और कलर से बना देता हूँ, स्मॉल q उसका नाम है, बिल्कुल यहाँ पे रख दिया बीच में। अब देखिए निकाय पूरा संतुलन के अंदर है, तो आप कोई भी एक कैपिटल Q आवेश है उस पर बल देख लीजिए। कोई भी एक कैपिटल Q आवेश लेके उस पर बल देख लीजिए। अब दो कैपिटल Q, कोई भी एक आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, ये जो कैपिटल Q वाला आवेश है इस पे बल देखता हूँ। इस पे दो बल लगाएंगे, एक तो स्मॉल q बल लगाएगा, स्मॉल q बल इस तरफ लगाएगा, उसको नाम दे दीजिए F1, और एक बल लगाएगा कैपिटल Q, उसको नाम दे दीजिए F2, और दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साम्यावस्था है। अब F1 बल कौन लगा रहा है, F1 बल लगा रहा है स्मॉल q, तो स्मॉल q बल लगा रहा है कैपिटल Q के ऊपर F1, और वो क्या हो जाएगा, आपको पता है F1 क्या हो जाएगा, K Q Q बटे, अब R स्क्वायर होता है दोनों के बीच की दूरी, कितनी दूरी है दोनों में, a बटा दो की स्क्वायर। लेकिन जब F2 को कैलकुलेट करेंगे, अब F2 कौन लगा रहा है, F2 लगा रहा है बल ये कैपिटल Q ही कैपिटल Q पे लगा रहा है तो ये हो जाएगा के Q इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों में दूरी क्या है, a। तो कहने का मतलब ये हो गया, बिंदु B पर रखे, इसी की बात कर रहा हूँ, कैपिटल Q पर कुल बल शून्य होगा, अतः F1 प्लस F2 जीरो हो जाएगा। अब F1 कौन लगा रहा है, स्मॉल q लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, F1 स्मॉल q लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है के क्यू बटे a बटे दो की स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल q और कैपिटल, क्योंकि दोनों बलों के बीच की दूरी होती है। जब ये इस पे बल लगाएगा F1, तो वो F1 जो है दूरी इन्हीं दोनों के बीच की ली जाएगी a बटा दो, तो क्या बनेगा, के क्यू बटे a बटा दो की होल स्क्वायर। और जब बल देखा जाएगा ये इस पे कितना लगा रहा है इस तरफ F2, तो उस केस में के क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर लिया जाए, क्योंकि अब डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस क्या है, दोनों कैपिटल Q के बीच में स्मॉल a है, इसलिए यहाँ से ये लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय ए बटे दो की स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दोनों का जोड़ क्या कर देंगे, जीरो। अब देखिए इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर बटे दो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे चार, ए स्क्वायर बटे दो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे चार हो जाएगा, और के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पड़ा है। अब क्या करें, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखिए पूरे स्टेप से के क्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी के क्यू कॉमन ले लोगे तो एक क्यू बचेगा, क्यू बच गया, यहाँ से एक क्यू बच गया, यहाँ से के क्यू बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ओनली क्यू बच गया, यहाँ से के क्यू बटे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो फोर क्यू बचेगा, क्योंकि फोर ऊपर चला जाएगा, क्या बच गया, फोर स्मॉल क्यू बच गया। अब ये चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती, ये स्टेप तो, इसका मतलब ये स्टेप ज़ीरो है, ये स्टेप ज़ीरो है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ये स्टेप ज़ीरो के बराबर कर दिया, ये ज़ीरो के बराबर है तो कैपिटल Q माइनस फोर क्यू है, यहाँ फोर क्यू माइनस कैपिटल Q है, तो यहाँ से स्मॉल q आ गया माइनस क्यू बटे फोर। तो इतना ही समझना है कि हमें बल देखना है, तो बल को आप किसी भी आवेशों के बीच, किसी भी एक आवेश के ऊपर इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, और इस आवेश के ऊपर दोनों बल लगाएंगे, स्मॉल q F1 बल लगाएगा, कैपिटल Q F2 बल लगाएगा, और दोनों का जोड़ जीरो कर दो। स्मॉल q बल लगा रहा है क्या, के क्यू बटे ए बटे दो की होल स्क्वायर, और कैपिटल Q लगा रहा है के क्यू बटे ए स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल Q से दूरी a है, स्मॉल q से a बटे दो है, तो उस हिसाब से इक्वल जीरो करके आंसर आ जाता है। ये आपके पास क्लियर हो जाता है लेक्चर 6 का फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल हमने दिया था। अब देखिए लेक्चर 6 का अगला न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, कहता कि दो प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखा जाए
कि उनके मध्य बल इलेक्ट्रॉन के भार के तुल्य हो। देखो इतना ही समझना है कि दो प्रोटॉनों को कितनी दूर रखा जाए कि उनके बीच का बल जो है वो mg हो। सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा घुमाओ मत, सीधा बात याद रखो मोटी मोटी कि mg हो, भार हो किसी चीज़ का। किसका भार है ये? इसने कह दिया इलेक्ट्रॉन का भार। यानी कि जो F बराबर आएगा आपके पास, मैं सीधी मोटी मोटी बात करूँ, F बराबर mg हो। अब F क्या है? दो प्रोटॉनों के बीच में बल। और दो प्रोटॉन कितनी दूर रखें? मैंने मान लिया दो प्रोटॉन ये पड़े हैं प्लस ई। प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस ई होता है। दो प्रोटॉन हैं जिनका आवेश प्लस ई हैं, दोनों स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में बल क्या लगेगा आपको पता है? के क्यू वन भी ई है, Q2 भी ई है, के Q2 बटे आर का स्क्वायर बराबर mg, इसके बराबर कर दिया। अब आपको सब कुछ पता है, के की वैल्यू पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 दोनों की, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। आर की स्क्वायर ज्ञात करनी है, उधर ले जाइए, mg को नीचे ले आइए। m होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, g होता है 9.8। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यही किया है। माना दो प्रोटॉनों को r दूरी पर रखा गया है, अतः उनके मध्य बल के Q1 बटे आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों क्या है? प्लस ई, यानी कि के ई बटे आर स्क्वायर आ गया। अब क्या किया? ये क्या हो गया? के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो गया। क्लियर होगी बात? ये किसके बराबर है? प्रश्नानुसार ये इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का भार mg के बराबर कर दिया इसको। अब यहाँ से क्या करोगे? इस mg को नीचे ले आइए, आर स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर बाई mg आ जाएगा। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, m की 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, g की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, e की ये, k की ये, सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो मेरे पास स्टेप जो बनता है वो ये वाला बन जाता है। पूरा इसको सॉल्व करता हूँ ना तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आती है। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? √25 यानी कि 5 हो जाएगी। आंसर क्या आ गया? 5 मीटर। तो बहुत ही इजीली इसका आंसर हमने निकाल लिया। अब यहाँ तो दो प्रोटॉन दिए हुए थे, अगर वो कह देता कि इस जगह पे दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो आप क्या करते? -ई, लेकिन यहाँ कोई फर्क ना पड़ता, यहाँ बल का परिमाण लिया जाता है, दिशा नहीं। तो परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता, और ध्यान रखना बल का परिमाण कभी भी ऋण नहीं होता। यहाँ पे तो प्लस ही चलता, प्लस वैसे भी चलता। कैसे चलता? एक माइनस ही है, एक प्लस ही है, तो ये क्या हो जाता? के -ई गुणा -ई बटे आर स्क्वायर। तो ये -ई जब -ई से गुणा होता तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता फिर से, तो वो फिर प्लस में ही के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर मिलता। ये कह देता कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो प्रोटॉन का भार mg, और m की वैल्यू प्रोटॉन का आ जाता द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, तो उसके बराबर आ जाता। तो वहाँ से वो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया इजीली। ये क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बीच में यूं ही मैंने डाल दिया ताकि आपको रिमेंबर रहे बात कि ये क्वेश्चन हमने किया था। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है? 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है? 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना आवेश होता है? जो भी लिखा है उसको भूल जाओ, यहाँ पे केवल जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश है ये पूछा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसने क्यू पूछा है और क्यू होता है Ne, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए? N होना चाहिए। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मेरे पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं सीधी सी बात बताता हूँ। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ऊपर कुल द्रव्यमान लिख दीजिए 75 किलो। 75 किलो पूरा भार है, और एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है, द्रव्यमान होता है 75 किलो, तो कुल द्रव्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो 75 किलोग्राम में 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम का भार दे दो, वो N मिल जाएगा।
n मिल गया, n को यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब इसको करते हैं ना भाग इसके साथ, कुछ भी आंसर आता है उसको e से गुणा कर दो। e होता है एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का n ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वही बोला है 75 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 75 बटे ये, जो भी आंसर आया। अब 10 की पावर -31 है, ये ध्यान रखो, यहाँ से ए का जो मिटा हुआ दिख रहा है ये एक है यहाँ पे 10 की पावर, और यहाँ भी एक है, प्लस का 31 हो गया ऊपर जाके। अब देखो जरूरत नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत सोचो, कैलकुलेशन मत सोचा करो, सिर्फ ये देखो करना क्या, Q बराबर n ही होता है, n निकालना आना चाहिए, n निकाल के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। E की वैल्यू आपको पता है ये होती है। समझ पा रहे हो? जैसे कोई आपको कहे कि 100, आपको कोई ये कहे कि 75 किलोग्राम जो है, 75 किलोग्राम चीनी है, एक चीनी का दाना 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम का है, तो कुल कितने चीनी के दाने हुए 75 किलोग्राम में? तो क्या करोगे, इसका 75 में इसका भाग दे दोगे, जो भी उत्तर आएगा वो चीनी के दाने आ जाएंगे। फिर एक चीनी के दाने का मूल्य ई है, तो 75 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो गया, तो n ही हो जाएगा। दिक्कत क्या है, एक चीनी के दाने का ई है तो n ही हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। फिर देखिए 7वें लेक्चर के कुछ क्वेश्चन, और ये देखो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन ये डेफिनेशन आती है बहुत बार, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए, डिफाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात ध्यान रखो, ऐसा विद्युत क्षेत्र ही समरूप विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों, ध्यान रखो, दिशा और परिमाण दोनों एक समान हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच फील्ड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर यूनिफॉर्म एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये दो प्लेटों के बीच में, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो हमेशा ही क्या होता है, वो हमेशा ही समरूप होता है, वो हमेशा ही क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ये बात माइंड में क्लियर रखिए, वो हमेशा ही यूनिफॉर्म होता है, वही बात यहाँ मैंने बताई है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, इसमें समरूप विद्युत क्षेत्र समझ आ गया होगा आपको, काफ़ी आसान है, दिशा और परिमाण दोनों। फिर क्वेश्चन दिया था, ऐसे ही दे दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए दोबारा फिर रिपीट कर दिया। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? थर्ड या सेकंड लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे, अब जहाँ पे काट रही हैं देखो, वो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे देते हैं, स्पर्श रेखा खींच के। तो विद्युत क्षेत्र की देखिए दो दिशाएं हो जाएंगी, इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ। अब इसका मतलब दो दिशा में जा रहा है विद्युत क्षेत्र। ऐसा हो सकता है एक ही आदमी दो दिशाओं में जाए? नहीं हो सकता, उसको फाड़ दो बीच में से तो भले ही दो में जाए, तो इसलिए ये संभव नहीं है। ये आपको अच्छे से क्लियर होगी बात, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना था। जितने भी क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ, देखिए माइंड का इधर कंसंट्रेशन रखिए, अच्छे से इसको समझते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखो 10 कूलाम का एक बल है, उसके ऊपर कितना, 10 कूलाम का जो चार्ज है उस पर कितना बल लग रहा है वो आपको बताना है, और डायग्राम जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो ज़रा मैं थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ, डायग्राम बना के हम इसको समझ लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये 20 कूलाम है, ये माइनस का 10 कूलाम है, ये माइनस का 30 कूलाम है, ये प्लस का 10 कूलाम है। तो क्वेश्चन में इसने प्लस के 10 कूलाम पे बल पूछा है, तो क्लियर हो गया, इसी पे पूछा है, ठीक है जी। अब देखिए सारे के सारे चार्ज से 1-1 मीटर की दूरी पर पड़े हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर पड़े, ये भी पता है। फिर ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और जब इस लाइन को लंबा करोगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये एक लाइन पर हैं दोनों, ये 20 कूलाम और माइनस 30 कूलाम एक लाइन पर है, ठीक है जी। अब एक लाइन पर है तो और भी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस 20 कूलाम इस 10 कूलाम को, ये 20 कूलाम इस 10 कूलाम को इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये इसको इधर धकेलेगा। समझ पा रहे हो बात कि नहीं?
यानी कि ये इसको इधर धकेलेगा, कितना बल लगाएगा, कोई भी F1 बल। और आपको पता है ये कितना होगा, K, Q1 कितना है 20, Q2 कितना है 10, गुणा में है सारे, बटे 1 की स्क्वायर। अब 1 की स्क्वायर तो क्या होती है, 1 ही होती है, यानी कि 20 गुणा 10 200 हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 200 K, 200 गुणा K। एक बल मिल गया F1। तो F1 को माइंड में क्लियर रखो, ये देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको मैंने F2 करके लिखा है। ये देखिए K गुणा 20 गुणा 10, यानी कि F2 करके लिखा हुआ, F2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये माइनस का 30 गुलाम इस 10 गुलाम को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो कितने बल से खींचेगा, K 10 गुणा 30 बटे 1 की स्क्वायर, ये 300 K से खींचेगा। कितने से खींचेगा, 300 K से। समझ गए, ये 300 K और पहले वाला 200 K दोनों एक ही दिशा में है। समझ पा रहे हो, ये 200 K और 300 K एक ही दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 300 K प्लस 200 K जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500 K। यानी कि ये 500 K जो बल है आपका, जो इस तरफ लग रहा है, ये क्या है, 500 K 60 डिग्री के कोण पर है इधर। क्यों, क्योंकि इधर है माइनस का 10 और ये माइनस का 10 इसको इधर खींचेगा। ठीक है, तो ये जो टोटल F आएगा वो इस F1 के साथ 60 डिग्री के कोण पे है। तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F F1 cos 60 डिग्री। सेम वही चीज़ जो हमने निकाली है, देख सकते हो, दोनों को जोड़ दिया, एक 200 K है, एक 300 K है, ये हो गया 500 K, 500 K हो गया F2 और F3। और F1 की वैल्यू क्लियर है आपके पास, दोनों क्या है 10 गुणा 10, तो यानी कि K 10 बटे 1 की स्क्वायर, तो ये 100 K है। तो 100 K और 500 K कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2F F डैश cos 60 डिग्री। F डैश मान लिया ना इस 500 K को, तो 100 K और 500 K, 200 K 500 K, 1/2 हो गया cos 100, cos 60 डिग्री 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 50,000, ये 50,000 बच गया, ये आपका बच गया 50। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये बच जाएगा रूट में 31 के पीछे 4 जीरो। अब देखो, जब 4 जीरो कहते हैं 10,000, और 10,000 का अंडर रूट तो अलग निकाल लीजिए, कितना 100, यानी कि 100 का मतलब 10 की स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे इजीली 10 की स्क्वायर तो बाहर निकाल ली, 10 की स्क्वायर क्या, इन 4 टिमकणियों को लिख दिया, अंडर रूट में बच गया 31। K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो ये आपके पास दोस्तों न्यूमेरिकल हो गए सारे के सारे। इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया है, पिछले लेक्चर भी सुने आप लोग। और दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम चैप्टर वाइज RBSC इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम लेक्चर चल रहे हैं। ये आज आपका लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन ये सॉल्यूशन है एक तरीके से, लेकिन नंबर मैं लेक्चर को फिर भी दूंगा इसको। तो आपका जो ये 8 नंबर लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, ये फर्स्ट यूनिट का, इसीलिए मैं अब देखिए फर्स्ट यूनिट है तो 1 लगा रहा हूँ, फिर 0.1 मतलब पहला लेक्चर, 1.2 मतलब दूसरा लेक्चर पहली यूनिट का। जब मान लीजिए किसी ने लगाया हो 5.7, इसका मतलब 5वीं यूनिट का 7वां लेक्चर। अब इस लेक्चर को मैं 1.8 लिखूंगा, पहली यूनिट का 8वां लेक्चर। कोई मान लीजिए पहले चैप्टर का कोई लगाई 10.12, इसका मतलब 10वें चैप्टर का 12वां, 10वें चैप्टर का 12वां टॉपिक या 12वां लेक्चर। और अगर कोई बंदा लगाए 10.1.1, इसका मतलब कि 10वें चैप्टर के पहले पॉइंट का आगे पहला एप्लीकेशन। कई बार एप्लीकेशन होता है, जैसे गॉस का नियम पढ़ते हैं उसमें एप्लीकेशन आती है दूसरे चैप्टर में, तो उसमें जैसे ऐसे कई बार चलाना पड़ता है 2.1.1 इस तरीके से। तो वो आपको दिक्कत नहीं है कोई, आप रेगुलर बने रहें, बेल आइकन दबा लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हम आपके रेगुलर टेस्ट भी रखेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे। 1 यूनिट ख़त्म होगी उसके बाद एक टेस्ट बना के हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, और आप उस क्वेश्चंस को पूरा जो आधे घंटे का होगा उसको आप लोग देखना। मैं टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइम लाइव होके आप देख सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लेक्चर को 1-2 बार देखना, सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।